हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई को ज्ञात करना पिछले वीडियो में सीख लिया है। इस वीडियो में हम प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो के लास्ट में हैंड रिटन कंटेंट नोट प्रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आज हम इस वीडियो में एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल का सेकेंड पार्ट देखेंगे। प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या जेड कैलकुलेट करना। यूनिट सेल के बारे में हम जानते हैं कि यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण प्रत्येक कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वे यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पर तो पाए जाते हैं, साथ ही बॉडी के सेंटर पर भी पाए जाते हैं। यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर भी पाए जाते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण कॉर्नर्स के साथ साथ सभी फेस के सेंटर्स पर भी पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे इस सेगमेंट में कि इन तीनों ही केस में एक यूनिट सेल में जो ये अवयवी कण पाए जा रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर, इनका अपनी अपनी जगह पर रहते हुए उस यूनिट सेल में कितने अवयवी कणों के बराबर योगदान होता है। किसी भी यूनिट सेल में जो अवयवी कण हैं वे कॉर्नर पर या बॉडी के सेंटर पर या फेस के सेंटर पर पाए जा रहे हैं, तो इनका उस यूनिट सेल में कितना योगदान है, हमें इस सेगमेंट में इसी चीज़ को देखना है। जैसे अगर मान लिया जाए कि यह एक यूनिट सेल है और यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर एक अवयवी कण पाया जा रहा है। हम लोगों ने बात किया था पहले भी, इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं कि जो ये अवयवी कण होते हैं वे एक बिंदु के रूप में हम यहाँ पर दर्शाते हैं। वास्तव में ये एक संपूर्ण गोले की तरह से होते हैं, और अगर हम यूनिट सेल को एक ईंट से समझ लें, तो अगर हम 8 ईंट हम घर में लगा दें तो हम देखते हैं कि जो ये कॉर्नर है एक यूनिट सेल का, वह अपने अगल बगल के 8 यूनिट सेल के बीच में कॉमन है। यानी कि यह जो कॉर्नर है आप देखेंगे कि केवल इसी यूनिट सेल का कोना नहीं है ये, बल्कि ऐसे ही इसी प्रकार के 8 यूनिट सेल जो इसके अगल बगल में है, उन सभी के बीच में क्या है, ये कॉमन कॉर्नर दिखाई देगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो अवयवी कण पाया जाएगा वह 8 यूनिट सेल में बटा हुआ होगा। इसका मतलब कि एक यूनिट सेल के भीतर इस अवयवी कण का 1/8 भाग उपस्थित है। अर्थात कहने का मतलब कि इस यूनिट सेल के हम 8 भाग 8 हिस्से कर दें तो यह 8 यूनिट सेल में बट जाएगा, और प्रत्येक यूनिट सेल के भीतर इस अवयवी कण का 1/8 भाग ही केवल आएगा। तो हमें एज ए पॉइंट इस बात को याद रखना होगा कि सिंपल यूनिट सेल के 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक कोने पर या प्रत्येक कॉर्नर पर जो परमाणु है उस एक परमाणु का 1/8 भाग ही केवल एक यूनिट सेल के भीतर होगा। इसी प्रकार से दूसरा केस हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमने इमेजिन किया कि एक ये यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के
फेस के सेंटर पर अगर हमने एक इमेजिन कर लिया, तो फेस का जो सेंटर है, तो एक किसी भी यूनिट सेल का एक फेस जो है वह अपने बगल वाले यूनिट सेल के साथ कॉमन होता है ना। इसी प्रकार से ये वाला जो फेस होगा इसके जस्ट ऊपर वाले यूनिट सेल के बीच में कॉमन होगा। यानी कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जो एक फेस है वह अपने बगल वाले यूनिट सेल के बीच में क्या होगा, कॉमन होगा। इसका मतलब कि इस गोले को यह एक प्लेन क्या करता है, दो भाग में बांट देगा। आधा भाग इस वाले यूनिट सेल में चला जाएगा और आधा भाग इस वाले यूनिट सेल में चला जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी फेस के सेंटर पर अगर कोई अवयवी कण या गोला उपस्थित है तो उसका आधा भाग ही एक यूनिट सेल में होगा। अर्थात एक यूनिट सेल के फेस के सेंटर पर उपस्थित परमाणु का एक यूनिट सेल में योगदान 1/2 होगा। इसी प्रकार से यदि मान लें हम किसी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर की बात करें, किसी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर की बात करें, तो बॉडी सेंटर का मतलब कि एक अवयवी कण या एक संपूर्ण गोला इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर है, जो किसी समतल के द्वारा विभाजित नहीं हो रहा है। अर्थात अगर बॉडी के सेंटर पर हम किसी परमाणु के उपस्थित होने का अगर हम बात करते हैं तो इसका आशय यही हो जाता है कि ये इस परमाणु का संपूर्ण योगदान इस यूनिट सेल को है। यानी कि इसका शेयरिंग, इसका साझा किसी और अगल बगल के यूनिट सेल के द्वारा नहीं है। हमें इन्हीं 3 बातों का ध्यान रखना है यूनिट सेल में परमाणु की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर परमाणु पाया जाएगा तो उस परमाणु का 1/8 भाग यूनिट सेल में योगदान देगा, और अगर किसी यूनिट सेल के फेस के सेंटर पर अवयवी कण उपस्थित है तो इसका 1/2 भाग एक यूनिट सेल में योगदान देगा, और अगर बॉडी के सेंटर पर कोई अवयवी कण उपस्थित है तो उसका एक यूनिट सेल में संपूर्ण योगदान होगा, अर्थात 1 के बराबर होगा। इन तीनों बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम आसानी से इन 3 बातों को ध्यान में रखकर हम प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या Z कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं इसको। पहला देखते हैं, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के बारे में देखते हैं कि इसमें प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो हमने देखा अभी कि जो सिंपल यूनिट सेल होता है इसमें जो अवयवी कण होते हैं वे केवल यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर ही पाए जाते हैं। एक कॉर्नर पर जो अवयवी कण उपस्थित है इसका केवल 1/8 भाग ही इस यूनिट सेल के भीतर है। तो कह सकते हैं कि चूंकि एक यूनिट सेल में कोने पर स्थित एक परमाणु का योगदान बराबर है कितना, 1/8। तो 8 कोनों पर उपस्थित हैं अवयवी कण, तो क्या करेंगे, एक यूनिट सेल में 8
कोनों पर परमाणुओं का योगदान बराबर कितना होगा, 8 परमाणु है और एक परमाणु का योगदान कितना है, 1/8। तो 8 परमाणु का योगदान कितना हो गया, 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1। यानी एक कंप्लीट परमाणु यानी एक कंप्लीट गोले के बराबर योगदान है। तो क्या बोलेंगे हम कि प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या इस केस में Z बराबर कितनी हो गई, 1। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z का मान कितना हो गया, 1 हो गया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z का मान 1 हो गया। अर्थात एक ये यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल के एक कोने पर उपस्थित एक परमाणु का योगदान 1/8 है। तो 8 कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का एक यूनिट सेल में योगदान जो है वह एक परमाणु के बराबर होगा। तो बोलेंगे Z की वैल्यू इस केस के लिए कितनी हो गई, 1 हो गई। तो सेकेंड केस आइए देखते हैं। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड के केस में हम जानते हैं कि जो अवयवी कण हैं वे कहाँ कहाँ पर होते हैं, 8 कोनों पर होते हैं और साथ में कहाँ पर होते हैं, बॉडी के सेंटर पर होते हैं। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से क्या यहाँ पर डिफरेंस आ गया कि 8 कोनों के अलावा एक यूनिट सेल बॉडी के सेंटर पर भी पाया जाएगा। और हम लोगों ने चर्चा किया था कॉर्नर के बारे में हम जानते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 कोनों पर अवयवी कण है उपस्थित हैं और साथ में कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पर है। अभी हमने देखा कि अगर 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हैं तो एक कोने पर एक परमाणु का योगदान एक यूनिट सेल में 1/8 भाग का है। तो 8 कोनों पर उपस्थित सभी परमाणुओं का कुल योगदान कितना हो जाएगा, एक परमाणु के बराबर हो जाता है। और बॉडी के सेंटर पर जो परमाणु है वह संपूर्ण योगदान देता है अपना उस यूनिट सेल को, अर्थात कुल योगदान कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि Z इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि फॉर BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर कहा जाए फॉर BCC यूनिट सेल Z का मान बताओ, तो फॉर BCC यूनिट सेल Z का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे हुआ 2, बात स्पष्ट हो रही है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में 8 कोनों पर अवयवी कण है, साथ में बॉडी सेंटर पर है। 8 कोनों पर उपस्थित 8 परमाणुओं का एक यूनिट सेल में योगदान एक परमाणु के बराबर होता है और बॉडी सेंटर पर जो परमाणु है उसका कंप्लीट योगदान इस परमाणु के लिए है। तो ये 1 हो गया, दैट इज टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। थर्ड केस इसी प्रकार से देखते हैं। इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड के लिए हमें पता है कि जो अवयवी कण है यहाँ पर 8 कोनों पर है, कहाँ पर होगा, 8 कोनों पर प्लस और कहाँ पर है, फेस सेंटर्स पर है। और कुल फेस कितने हैं, 6 फेस
सेंटर्स पर, यानी कि इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अवयवी कण 8 कोनों पर है और साथ ही 6 फेस सेंटर पर है। अभी हमने देखा कि 8 कोनों पर जो योगदान हो कितना है 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, और फेस सेंटर पर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फेस सेंटर पर अगर एक अवयवी कण है तो उसका 1/2 भाग एक यूनिट सेल के भीतर होगा और 1/2 भाग दूसरे यूनिट सेल के भीतर होता है। तो एक फेस सेंटर पर उपस्थित परमाणु का 1/2 भाग एक यूनिट सेल में रहता है। तो 6 फेस सेंटर पर उपस्थित 1/2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हो गया 4, यानी कि ये जितने परमाणु हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 14, टोटल 14 परमाणु हैं, लेकिन 14 परमाणुओं का इस एक यूनिट सेल के भीतर कितना कंट्रीब्यूशन आया, तो वो कितना आया 4 परमाणुओं के बराबर का कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। 4 कंप्लीट परमाणुओं के बराबर का कंट्रीब्यूशन है। 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 और 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐसे करके, यानी कि पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो 4 कंप्लीट परमाणुओं के बराबर है। तो कहेंगे फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए लिखते हैं FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें याद रखना होगा, बहुत अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। हमने यहाँ से जो कंक्लूज़न निकाला वो क्या है कि टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एक तरफ हमने लिख दिया, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या Z। तो क्यूबिक यूनिट सेल में 3 केस हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू कितनी है 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। हमें ये टेबल याद कर लेना चाहिए, ये बात हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जानी चाहिए कि किस केस में Z की वैल्यू कितनी आती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आगे चल कर के हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स में इसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो ये बातें हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे ये कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, और ये है आज के वीडियो से रिलेटेड कंटेंट, जिसको आप अपनी नोट्स में शामिल कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपनी नोट्स की कॉपी में लिख लें। इस वीडियो को अपने साथियों में इसे शेयर भी करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।